सन 1928 के दौर में अनेक नेता विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा न लेने की सलाहें देते थे और जिसके जवाब में राजनीतिक मसले पर यह लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लेख 1928 में कीर्ति अखबार के संपादकीय विचारों में छपा था और संभवतः भगत सिंह ने लिखा था। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान छात्र राजनीति में हिस्सा न लें। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर दस्तखत करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूलों कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहाँ भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? क्या पंजाब ने मुसीबतें कम झेली हैं? फिर क्या कारण है कि हम इस मैदान में सबसे पीछे हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चला। इसका कारण है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है, फिजूल होती है और विद्यार्थी युवा जगत न तो अपने देश की राजनीतिक बातों में हिस्सा लेता है और न ही उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान होता है। जब वे पढ़ लिख कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। हम ये मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य कार्य पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना विद्यार्थियों की शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की ज़रूरत ही क्या है? कुछ ज़्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो ज़रूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा ना लो। तुम और अधिक योग्य होकर देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगे। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है। एक दिन एक विद्यार्थी एक पुस्तक स्टिच अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपोटकिन यानी नौजवान के नाम अपील प्रिंस क्रोपोटकिन पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब पूछने लगे, यह कौन सी पुस्तक है? यह तो किसी बंगाली लेखक का नाम जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा, प्रिंस क्रोपोटकिन का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा ज़रूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का हंस भी पड़ा और फिर उसने कहा कि ये रूसी सज्जन हैं। बस फिर क्या था, छात्र के इतना कहते ही कहर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। देखिए उस प्रोफेसर की योग्यता। अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखने को मिलेगा और ऐसी स्थिति में नौजवान क्या सीख सकते हैं? दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। हमारा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो व्यवहारिक राजनीति हो सकती है, पर कमीशन या वाइसराय का स्वागत करना क्या होगा? क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं है? सरकारों और देशों में संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी। अब कहा जाएगा कि एक से सरकार खुश होती है और दूसरे से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी और नाराज़गी का हुआ। क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए?
हम तो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू शासन कर रहे हैं तब तक वफादारी करने वाले वफादार नहीं बल्कि गद्दार हैं। इंसान नहीं पेट के गुलाम हैं। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी ज़िंदगी देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बुढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादार के झंझटों में फंसे सयानों लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? यहाँ तो वही नौजवान निकल कर आ सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में न फंसे हों। विद्यार्थी और नौजवान भी जंजालों में पड़ने से पहले यह तभी सोच सकते हैं जब उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। सिर्फ गणित और जियोग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोटा न लगाया हो। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते पहले जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के बारडोली के सत्याग्रह वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? देखते हैं उनकी तुलना में पंजाब का विश्वविद्यालय कितने योग्य आदमी पैदा करता है। सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचार भूल नहीं सकते और वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की ज़रूरत है। हाँ, वे पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, मगर साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपना जीवन इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों का इसी में उत्सर्ग कर दें, वरन बचने का कोई उपाय नज़र नहीं आता। दोस्तों, देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं और आज भी जब बात राजनीति की आती है तो कुछ राजनेताओं और प्रशासन के द्वारा युवाओं को, छात्र छात्राओं को चुप रहने की नसीहत दे दी जाती है, यह कहकर कि उन्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उनको चुप करा दिया जाता है और ख़ास तौर पे तब जब वो शिक्षा व्यवस्था और रोजगार को लेकर, महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर, बढ़ते अपराधों और विकास को लेकर चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते हैं। आज अपनी राजनीतिक सक्रियता के कारण जेएनयू जैसी देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी पर भी राष्ट्र विरोधी होने का टैग लगाया जाता है, क्योंकि वहां पढ़ने लिखने वाले छात्र मुखर तरीके से सरकार की गलत नीतियों पर राय रखते हैं और उनका विरोध भी करते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक 18 साल का युवा अपना वोट देकर सरकार बना बिगाड़ सकता है तो उसे राजनीतिक मसले पर अपनी राय रखने का भी पूर्ण अधिकार होना चाहिए। शुक्रिया। मैं हूं सत्येंद्र कुमार, आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत।